नमस्कार, हल्ला बोल में आपका स्वागत है। जान जहान और जरूरी सामान होम डिलीवरी में क्या रखे ध्यान, इन सब पर होगी चर्चा। बिजनेस जगत के बड़े दिग्गज मिलेंगे, लेकिन बड़ी खबर के साथ शुरुआत करें। मुरादाबाद की ये तस्वीरें एक बार फिर से चौंकाती है, हैरान करती है। कोरोना की महामारी के बीच जिस तरह से डॉक्टर्स पर हमला हुआ है, मुरादाबाद हमला केस में अब ये नया मोड़, डॉक्टर्स पर हमला करने वालों पर एनएसए के तहत एक्शन होगा। और ये जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये 15 अप्रैल की यानी बीते दिन की तस्वीरें हैं। ड्रोन कैमरे से आई हुई ये तस्वीरें दिखाती हैं किस तरह से ये हमला हुआ और उसके बाद से प्रशासन ने किस तरह से वहां पर सख्ती बरती है। मुरादाबाद में स्वास्थ्य विभाग की टीम पर हमला किया गया था और ये तस्वीर देखिए, घरों की छतों पर पड़े पत्थर, महिलाओं द्वारा उन पत्थरों को उठाकर स्वास्थ्य कर्मियों पर फेंकना, ये बहुत गंभीर सवाल खड़े करता है। क्या सुनियोजित तरीके से स्वास्थ्य कर्मियों की टीम पर हमले का ये प्लान बनाया गया था? शरद गौतम हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शरद, तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, इस एंगल से साफ दिख रहा है महिलाएं जो है वो छतों पर इकट्ठा किए हुए पत्थरों से हमला कर रही हैं। क्या इस नहीं होता कि सुनियोजित तरीके से प्लान बनाया गया था, इस तरह की तैयारी रखी गई थी स्वास्थ्य कर्मियों पर हमले की? जी अंजना, बिल्कुल इन तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं, ड्रोन कैमरे से जो ऊपर से ली गई तस्वीरें हैं, उनमें कई घरों की छतों पर जो है लोग चढ़े हुए हैं और ईंटें पत्थर रखे हुए हैं, जिनको ये नीचे जो पुलिसकर्मी है, स्वास्थ्य विभाग की टीम थी, उन पर लगातार बरसाए गए थे। अंजना, बिल्कुल लगातार पत्थर बरसाए गए थे, जिसके बाद स्वास्थ्य कर्मी घायल भी हुए हैं। हमने दिखाया था आपको बीते दिन भी अपनी रिपोर्ट में किस तरह की पत्थरबाजी हुई थी, किस तरह से हमला किया गया था स्वास्थ्य कर्मियों ने। उसके बाद बाहर आकर एम्बुलेंस कर्मी ने भी ये खुद कहा था कि ऐसा लग रहा है कि पूरी प्लानिंग के साथ उन्होंने हमला किया है। झुंड में लोग सामने आए, झुंड ने हमला किया स्वास्थ्य कर्मियों पर। जब पुलिस की टीम वहां पर आई तो पुलिस कर्मियों पर भी, उनकी गाड़ियों पर भी पत्थरबाजी की गई। शरद, एक बार फिर से आपके जरिए समझना चाहेंगे, हेल्थ टीम के साथ अब पुलिस भी अलग जगहों पर जाएगी। योगी आदित्यनाथ ने यह ऐलान इसलिए किया है क्योंकि हेल्थ टीम पर इस तरह के हमले को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। शरद हमारे साथ बने हुए लगातार। शरद, बीते दिन भी हमने बताया था, इस वक्त उन स्वास्थ्य कर्मियों की, डॉक्टर्स की क्या हालत है, भयावह तस्वीरें हैं ये। इस तरह से डॉक्टर्स पर हमला कैसे कर सकता है कोई, और उसके बाद से जो कानूनी कार्रवाई हुई है उस पर भी जानकारी दीजिए। देखिए, मैं यहाँ बता दूं, मेरी अभी थोड़ी देर पहले जो कल की घटना में जो घायल डॉक्टर हैं एसटी अग्रवाल, वो इस समय मुरादाबाद के जिला अस्पताल में भर्ती हैं, गंभीर अवस्था में हैं। तो उनमें काफी दहशत का माहौल है और जो स्वास्थ्य कर्मी जो उनके साथ थे उस समय, घटना के समय, वो सभी दहशत में हैं। और स्वास्थ्य कर्मियों का जो साथ में जाती है पूरी टीम के साथ, जो हेल्पर होते हैं, जो फार्मासिस्ट वगैरह होते हैं, तो उनमें साफ दहशत है। उन्होंने, उनका साफ कहना है कि जब तक हमें सुरक्षा, व्यापक सुरक्षा के इंतजाम हमारे साथ नहीं किए जाएंगे, तब तक हम लोग किसी को भी किसी भी शहर के किसी भी ऐसे इलाके में नहीं जाएंगे जहां ये जो संवेदनशील है या वहां पर जिनके साथ हमला हो सकता है, कुछ भी घटना हो सकती है। शरद, ये तस्वीरें वाकई शर्मसार करने वाली। छतों से अगर महिलाएं, सड़कों पर हमने बीते दिन दिखाया था किस तरह की पत्थरबाजी की जा रही थी, पत्थर इस तरह से स्वास्थ्य कर्मियों पर फेंके जा रहे हैं। एनएसए के तहत न सिर्फ एक्शन होगा, जहां जहां स्वास्थ्य कर्मी जाएंगे इन गलियों में जांच करने के लिए, उनके साथ पुलिस की टीम भी अब जाएगी। ये योगी सरकार का बड़ा फैसला है डॉक्टर्स की, स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा के मद्देनजर। मुरादाबाद की ये तस्वीरें पहली तस्वीरें नहीं है, इससे पहले इंदौर हो, बीते दिन ही औरंगाबाद में भी इसी तरह से हमला हुआ था, 38 लोगों को हिरासत में लेना पड़ा था। आखिर स्वास्थ्य कर्मियों से क्या दुश्मनी किसी की हो सकती है? जान बचाने के लिए इन गलियों में वो पहुंच रहे हैं जहां पर लोगों को कोरोना के संदिग्धों का टेस्ट करना जरूरी है। आपको बता दें, 2 दिन पहले, और अब तो तीसरा दिन आज हो गया, 2 दिन पहले एक व्यक्ति की यहां पर कोरोना की वजह से मौत हो गई थी, जिसके बाद कई लोगों के संदिग्ध होने की वजह से और कई लोगों के टेस्ट पॉजिटिव आने की वजह से अपनी जान की बाजी लगाकर स्वास्थ्यकर्मी वहां पर जा रहे थे उन लोगों को इलाज कराने के लिए, ले जाने के लिए, और उसी दौरान उन पर यह हमला हुआ था। और उसी की तस्वीरें आप देख रहे हैं। 3 तस्वीरें सब कुछ साफ कर रही हैं किस तरह से पुलिसकर्मियों पर, स्वास्थ्य कर्मियों पर यह सुनियोजित हमला किया गया है
और हमलावरों की धरपकड़ की जा रही है। एनएसए के तहत उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और जब भी कोई स्वास्थ्यकर्मी जाएगा इलाज करने के लिए या ऐसी गलियों में तो फौरन उनके साथ पुलिस टीम भी रवाना की जाएगी। बहरहाल अब उस विषय पर आते हैं जिस पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। कोरोना के लॉकडाउन में सिर्फ जरूरी चीजों के कारोबार की ही अभी इजाजत है, लेकिन 20 अप्रैल से कुछ रियायतें मिलेंगी। इस बीच कारोबार उद्योग जगत की चुनौतियां बढ़ती जा रही हैं। ये रिपोर्ट देखिए, फिर बिजनेस जगत के दिग्गज हमारे साथ जुड़ेंगे सीआईआई की तरफ से, जिनके साथ हम चर्चा करेंगे। दिल्ली में एक पिज्जा डिलीवरी करने वाले शख्स का कोरोना संक्रमित होना 72 परिवारों पर भारी पड़ गया। साउथ दिल्ली के हौस खास और मालवीय नगर के 72 परिवारों को होम क्वारंटीन पर कर दिया गया है। इस डिलीवरी बॉय के संपर्क में आए 17 और डिलीवरी बॉय को भी क्वारंटीन किया गया है। 3-4 दिन पहले की बात है, हमें एक पिज्जा डिलीवरी बॉय जो है वो उसका रिजल्ट आया हमारे पास, तो वो पॉजिटिव पाया गया। हमने इमीडिएटली उसको हॉस्पिटल भेजा, उसके रूममेट की टेस्टिंग की और सारे जितने उसके आसपास डिलीवरी बॉयज़ थे उस पूरे आउटलेट के करीब 16 लोग, उन लोगों को हमने इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में ले लिया। अगर इन लोगों में कोरोना के लक्षण मिलते हैं तो इन सभी की जांच की जाएगी। अधिकारियों ने इन सभी 72 परिवारों की पहचान गुप्त रखी है। सबसे भयावह बात यह है कि मार्च के अंतिम सप्ताह तक ये डिलीवरी बॉय ड्यूटी पर था और वो भी तब जब डायलिसिस कराने के लिए वो लगातार अस्पताल जा रहा था। माना जा रहा है कि अस्पताल जाने के दौरान ही उसे कोविड-19 का संक्रमण हुआ होगा। इसका टेस्ट रिजल्ट पिछले सप्ताह आया। बूथ स्तर की टीमें ये पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि क्या पिज्जा डिलीवरी बॉय इन 72 परिवारों के अलावा भी किसी के संपर्क में आया था। मालवीय नगर के कुछ इलाकों को सील किया गया है। लॉकडाउन के दौरान खाने और किराने के सामान की होम डिलीवरी की इजाजत है। कई हॉटस्पॉट में तो घर का सारा राशन होम डिलीवरी पर ही निर्भर करता है। इस मामले के साथ लॉकडाउन की इस बड़ी चुनौती का अब देश को सामना करना है। प्रधानमंत्री ने 20 अप्रैल के बाद कई क्षेत्रों में छूट का भी ऐलान किया था। जो अपने यहां हॉटस्पॉट नहीं बढ़ने देंगे और जिनके हॉटस्पॉट में बदलने की आशंका भी कम होगी, वहां पर 20 अप्रैल से कुछ जरूरी गतिविधियों की अनुमति, छूटछाट दी जा सकती है। जैसा प्रधानमंत्री ने कहा था वैसी ही राहत और रोकथाम के बीच कोरोना से जंग की गाइडलाइंस आई, जिसका फॉर्मूला है जान भी और जहान भी। लॉकडाउन के बीच 20 अप्रैल से नई छूट सिर्फ उन इलाकों के लिए है जो कोरोना हॉटस्पॉट नहीं है। इस गाइडलाइंस में कई रियायतें हैं। 20 अप्रैल से आप होटल, रेस्टोरेंट, फूड चेन से ऑनलाइन खाना मंगवा सकते हैं। बैंक की शाखाएं खुली रहेंगी, एटीएम खुलेंगे, किराना राशन की दुकानें खुलेंगी, फल सब्जी दूध की दुकानें भी खुली रहेंगी। इलेक्ट्रिशियन, आईटी रिपेयर्स, प्लम्बर, मोटर मैकेनिक और कारपेंटर को काम की छूट रहेगी। इमरजेंसी सर्विस में लगी प्राइवेट गाड़ियों, मेडिकल और जरूरी सामान लेकर जाने वाली गाड़ियों को छूट मिलेगी। जो क्षेत्र हॉटस्पॉट्स या कंटेनमेंट जोन नहीं है, वहां पर 20 अप्रैल से कुछ चुनिंदा गतिविधियों की अनुमति दी जा सकेगी, बशर्ते कि वहां पर मौजूदा दिशा निर्देशों एवं सोशल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से अनुपालन किया जा रहा हो। लॉकडाउन के बीच सरकार ने सबसे बड़ी सौगात किसानों, मजदूरों को दी है। खेती से जुड़ी सभी तरह की गतिविधियां शुरू रहेंगी। एमएसपी ऑपरेशन समेत कृषि उपज की खरीद करने वाली एजेंसियां भी खुली रहेंगी। खेतों की मशीनें, उनके स्पेयर पार्ट्स की दुकानें खुली रहेंगी। लॉकडाउन में पूरा देश घरों में कैद है और अर्थव्यवस्था के पहिए भी थमे हुए हैं। 20 अप्रैल से औद्योगिक गतिविधियां शुरू होंगी। नए गाइडलाइंस के मुताबिक ई कॉमर्स कंपनीज और उनके वाहनों को ऑपरेट करने की अनुमति है। कोल्ड स्टोरेज, वेयर हाउसिंग, पोर्ट, एयरपोर्ट, कंटेनर और इससे जुड़ी सेवाओं की चेन शुरू हो जाएगी। स्पेशल इकोनॉमिक जोन और निर्यात विशेष यूनिट्स में कामकाज शुरू होगा। शर्त ये रहेगी कि संस्थान अपने कर्मचारियों को कामकाज के परिसर में ही रहने की सुविधा देंगे। सरकार की नई गाइडलाइंस के तमाम राहतें हैं तो तमाम पाबंदियां भी। 3 मई तक जो सुविधाएं बंद रहेंगी वो है सभी तरह के घरेलू और विदेशी उड़ानें, सभी यात्री ट्रेनें और मेट्रो,
पब्लिक ट्रांसपोर्ट में इस्तेमाल होने वाली बसें, शिक्षण संस्थाएं, ट्रेनिंग सेंटर, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स, ऑटो रिक्शा, साइकिल रिक्शा, टैक्सी, कैब सेवाएं, सभी सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस, जिम, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बंद रहेंगे। स्विमिंग पूल, एंटरटेनमेंट पार्क, थिएटर, बार, ऑडिटोरियम्स बंद रहेंगे। सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक समारोह, जमावड़े नहीं शुरू हो पाएंगे या जमावड़े की इजाजत नहीं होगी। लॉकडाउन 2 में जान के साथ जहान को वापस पटरी पर लाने की चुनौती के बीच अगर छूट के दौरान इन इलाकों में कोरोना हॉटस्पॉट सेंटर बना तो सारी छूटें वापस होंगी। रियायतों के साथ होम डिलीवरी, मजदूरों और अन्य काम करने वालों की सोशल डिस्टेंसिंग बड़ी चुनौती होगी। आज तक ब्यूरो। बिजनेस जगत के जाने माने लोग आज हमारे साथ चर्चा में शामिल हो रहे हैं। हर क्षेत्र पर आज चर्चा करेंगे। उस चुनौती पर भी सवाल जवाब होगा जो ऐसे होम डिलीवरी के दौरान सामने है, या फिर फैक्ट्रीज में मजदूर कैसे सोशल डिस्टेंसिंग रखेंगे, कैसे नियमों का पालन होगा। आइए आपका परिचय उन खास मेहमानों से करा दें जो हमारे साथ चर्चा में शामिल हो रहे हैं। हमारे साथ अजय बिजली जो कि पीवीआर लिमिटेड के चेयरमैन और एमडी हैं, वो जुड़ गए हैं। मेंबर है सीआईआई कमिटी ऑन मीडिया एंड एंटरटेनमेंट के। स्वागत है सर आपका। हमारे साथ रितेश अग्रवाल है जो कि फाउंडर है ओयो रूम्स एंड को चेयरमैन सीआईआई नेशनल कमिटी ऑन टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी। दीप कालरा हमारे साथ जुड़े हैं जो कि फाउंडर है मेक माई ट्रिप के, मेंबर है सीआईआई नेशनल कमिटी ऑन टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी। हमारे साथ मिस्टर सिराज ए चौधरी हैं जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ है एनसीएमएल के। अर्जुन शर्मा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, चेयरमैन है सेलेक्ट ग्रुप एंड को चेयरमैन सीआईआई नेशनल कमिटी ऑन टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटीज। आप पहचान रहे होंगे सेलेक्ट सिटी मॉल, जो अलग अलग जगहों पर मॉल्स हैं, उनके ये मालिक हैं। हमारे साथ विनीत जैन खास मेहमान के तौर पर जुड़ रहे हैं, सीईओ है बिग बाजार के। और बिग बाजार और ऐसी तमाम कंपनियां हैं जो इस वक्त होम डिलीवरी कर रही हैं। तो ये सिर्फ कुछ ईटेबल्स यानी खाने की पिज्जा या फिर किसी और चीज की डिलीवरी की बात नहीं हो रही है। जो राशन भी हॉटस्पॉट्स में डिलीवर हो रहे हैं वो ऐसी ही फूड चेन्स के जरिए डिलीवर हो रहे हैं। कितनी बड़ी ये चुनौती बन सकती है, इसी पर मैं सबसे पहले शुरुआत आप ही से मिस्टर जैन करना चाहती हूं, क्योंकि आज की इस खबर के बाद एक बहुत बड़ी चुनौती आई है कि आप कैसे इसको कंट्रोल, नियंत्रित कर पाएंगे आने वाले वक्त में। एक पिज्जा डिलीवरी बॉय, उसको पहले से ही कोमॉर्बिडिटी थी, दिक्कत थी, उसको किडनीज में प्रॉब्लम थी, वो डायलिसिस कराता था, बावजूद इसके उसको डिलीवरी बॉय की तरह यूज किया जा रहा था। उसकी तबीयत खराब हुई, मार्च में उसका टेस्ट पॉजिटिव आया। अब 72 ऐसे परिवार हैं जो क्वारंटाइन में चले गए हैं इस एक शख्स की वजह से। कैसे देखते हैं आप इस चुनौती को और क्या बताएंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बोलूंगा कि बहुत सराहना करूंगा हमारे प्रधानमंत्री जी की, जिन्होंने जान और जहान का बहुत इंपॉर्टेंस दिया है। आने वाले टाइम पे सही टाइम पे लॉकडाउन किया, उसके बाद में जो हॉटस्पॉट है और नॉन जो अदर दिन दी हॉटस्पॉट है उनको दोनों को अलग करके उनके लिए जो करना है वो किया है। मैं आता हूँ सीधे आपके सवाल पे जो आप पूछ रहे हैं कि कैसे हम लोग अपने जो ये प्रॉब्लम है या जो भी है उसको कैसे इंश्योर करेगी जो भी है हमारे यहाँ पे ठीक चले। तो सबसे पहले तो जो हमारे वर्क प्लेस है, जो स्टोर्स है, उसको पूरे अच्छे से सैनिटाइज किया गया है। जो मेजर्स लेने हैं वो सारे मेजर्स लिए गए हैं। अभी हम लोगों ने एक काम और किया है कि हमने अपने सारे एम्प्लॉय से एक डिक्लेरेशन भी लिया है कि कोई घर पे कोई अगर बीमार है या उनकी कोई भी तबीयत खराब है या कुछ भी है तो वो वर्क प्लेस में बिल्कुल नहीं आए, और बाकी जो है सब ठीक है वो आके अपना वर्क प्लेस पे काम करें। वो काफी और भी मेजर्स इंटरनली हम लोग ले रहे हैं उस चीज के लिए, सो दैट कि हम लोग एक सिक्योर्ड और एक सुरक्षित तरीके से कस्टमर को स्टॉक डिलीवर कर पाए। जो कस्टमर हमारे स्टोर पे आ रहे हैं उनको अच्छे से हम लोग ट्रीट कर पाए। ठीक है मिस्टर चौधरी, मैं अब आपके पास आना चाहती हूं, क्योंकि स्टोरेज से लेके प्रोक्योरमेंट, यानी एक तो पहले अनाज एकत्रित करना और उसके बाद लेना किसानों से, आगे चेन में इसको बढ़ाना, ये सब आपकी कंपनी देखती है। ये सब कुछ कैसे मुमकिन हो पाएगा? और 20 अप्रैल के बाद जो रियायतें खास तौर पर किसानों के लिए, ऐसी एजेंसियों के लिए जो प्रोक्योरमेंट करती है उनके लिए की जा रही है, उसमें आप क्या अपॉर्चुनिटी भी देखते हैं और साथ ही चैलेंज भी, यानी चुनौती क्या है और साथ ही अवसर क्या है? इसमें ऐसा है कि ये रियायतें जो हैं ये करीब 28 मार्च से ही खोल दी गई थी और फार्म गेट पे काम शुरू हो गया था। हालांकि काम की प्रगति बहुत धीरे थी क्योंकि लेबर, ट्रांसपोर्ट और एक जो सेंटर के एसेंशियल कमोडिटीज के संबंध में जो छूट थी वो स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लेवल तक वो खबर और अलाइनमेंट होने में टाइम लग गया था।
मगर अभी भी स्थिति यह है कि ज़्यादातर फसलें, ये एक बहुत महत्वपूर्ण समय है किसान के लिए, क्योंकि ये रबी की फसल की इस वक्त कटाई होती है और काफ़ी जैसे ऑयल सीड्स हैं, दालें हैं, इनकी हार्वेस्ट हो चुकी है, गेहूं की भी हो रही है। अभी समस्या सिर्फ ये है कि मंडियां नहीं चल पा रही हैं और उनको चलाने की कोशिश की जा रही है। सरकार ने मंडियों को चलाने का आदेश दिया है, उसमें लिमिटेशंस रखी हैं कि एक दिन में कहीं पे 10 लोग से ज़्यादा नहीं जा सकता, 10 किसान अपना माल लेके जा सकते हैं, कहीं 9 ले जा सकते हैं। मगर ये गति जो है, जिन मंडियों में लोग अक्सर, कुछ मंडियों में 5-5 हज़ार लोग रोज आ जाते थे, उसमें इतने कम लोगों के साथ व्यापार होना भी मुश्किल है और प्राइस डिस्कवरी भी मुश्किल है, क्योंकि मंडी एक ऐसा स्थान है जहाँ पे भाव का तय किया जाता है, आंका जाता है। उसका सल्यूशन जो हम निकालने की कोशिश कर रहे हैं कि किसान बजाय अपने माल को मंडी में ले जाने के, अगर वो वेयरहाउस जो उसके पास हो वहाँ पे ले आए और वहीं पे उसका तोल और उसका टेस्ट हो के बोली लग सके, तो ये काफ़ी कुछ जो कहा जाए कि प्रोक्योरमेंट या जो ट्रेडिंग होती है कमोडिटीज़ की, वो बजाय एक सेंटर में सब लोग एकत्रित हों, वो बहुत डिस्पर्स्ड हो सकती है। मगर उसके लिए एग्रीकल्चर, जैसे कि आप जानते हैं, एक स्टेट सब्जेक्ट है, उसमें अलग अलग राज्य सरकारों को इसके लिए छूट देनी पड़ेगी और ये पूरा सिस्टम बनाना पड़ेगा। तो एक तरह से आज जो सिचुएशन है कि फसल किसान के पास है, फैक्ट्री चल रही हैं मगर बहुत कम क्षमता से चल पा रही हैं, लेबर की बहुत प्रॉब्लम है, बीच में काफ़ी समय लग गया पूरे सिस्टम को अलाइन करने में, ट्रांसपोर्टेशन, लेबर, रॉ मटेरियल, पैकिंग मटेरियल, वो काफ़ी हद तक समस्याएं हल हो गई हैं, मगर उनको बहुत लिमिटेड स्पेस या लिमिटेड या रिस्ट्रिक्शंस के साथ काम करने को आज दिया जा रहा है, जिसकी वजह से फूड सप्लाई चेन जो है वो थोड़ी हल्की चल रही है, जिसे कहा जाए, जितनी क्षमता है उसमें उससे काफ़ी कम क्षमता से चल रही है। और इसका सिर्फ एक ये प्रभाव पड़ सकता है कि हो सकता है कि अगर हम इसको पूरी तरह सक्षम ना बना पाएं और ये लंबा चले हमारा लॉकडाउन या उसकी वजह से सिस्टम में डिसरप्शन, तो कहीं कहीं पे खाद्य पदार्थ की कमी पड़ सकती है। हालांकि आज अच्छी बात यह है कि हमारी सरकार के पास सीरियल्स का, यानी गेहूं, चावल और दालों का बहुत बड़ा भंडार है, जिससे कि देश को कोई फूड सिक्योरिटी की समस्या नहीं है। और ये हमारा बड़ा सौभाग्य है कि आज की तारीख में देश के पास इतना अन्न है कि उसको अगर सही तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर सके तो किसी को भी भूखा रहने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। ये बहुत बड़ी बात आपने कही है। हर कोई यही जानना चाहता है, जिस तरह से अवधि बढ़ रही है और जिस तरह की चुनौती पूरे विश्व के सामने है। अब मैं अन्य मेहमानों और अन्य क्षेत्रों पर भी जाना चाहती हूँ। मैं आपके साथ अजय बिजली जी शुरुआत करना चाहती हूँ। लगभग 20 लाख, मतलब अब जब हम पूरे देश को देख रहे हैं तो लगभग 20 लाख लोग विश्व में कोरोना से संक्रमित हो गए हैं। अकेले अमेरिका में 30,000 के आसपास लोगों की जान चली गई है। सिवियर लॉकडाउन की वजह से काफी हद तक हमने भारत में इसे कंट्रोल किया है। जिन क्षेत्रों में बिल्कुल रियायतें नहीं है, उन्हीं में से एक को आप लीड करते हैं। पूरी चेन है आपका पीवीआर सिनेमास का और मॉल्स में जिस तरह के आपके सिनेमा हॉल, क्योंकि अभी जिस तरह से संक्रमण का दौर चल रहा है, लगता नहीं है कि बहुत जल्द राहत मिल पाएगी सिनेमा हॉल्स, मॉल्स को लेकर। कैसे आप देखते हैं, कितनी बड़ी ये चुनौती है ऐसे लोगों के लिए जो इस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं? क्या बताएंगे आप? और क्या आपको इसका कोई उपाय दिखता है फिल्मों को अन्य ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर रिलीज करने का? क्या आपको समझ में आ रहा है फिलहाल? बिजली जी। देखिए, जो गवर्नमेंट ने स्टेप लिया है, बड़ा डिसाइसिव स्टेप लिया था कि लॉकडाउन कर दिया, उससे ऑब्वियसली प्रायोरिटी लोगों की सेफ्टी, सिक्योरिटी और लाइव्स और जिंदगी की है, तो इसलिए वो स्टेप तो बहुत जरूरी था जो उन्होंने किया। और हमारी जो सिनेमा घर हैं वो है ही कन्फाइंड स्पेसेस हैं, तो वहां पर तो कोई सोशल डिस्टेंसिंग हो ही नहीं सकती। सो देयरफॉर वी वर द फर्स्ट वंस टू बी क्लोज डाउन एंड आई थिंक अनफॉर्चुनेटली मुझे लगता है कि हम लास्ट वन होंगे जिनको परमिशन खोलने के लिए भी मिलेगी। तो वो तो एक प्रॉब्लम है ही, बिकॉज सोशल डिस्टेंसिंग जो है बहुत मुश्किल है। गाइडलाइंस बनी है कई और चाइना में, यूके में, यूएस में, उन्होंने चाइना में गाइडलाइंस बनाई है जिसमें काफी कुछ कर रहे हैं। बॉक्स ऑफिस पे सिर्फ QR कोड होंगे और सिक्योरिटी, सेफ्टी, इवन पॉपकॉर्न, पेप्सी, इवन इन द सिनेमा हॉल्स सीटें छोड़ के टिकटें बिकेंगी। तो बहुत सारे मेजर्स क्लीनलीनेस के, हाइजीन के, मास्क के लिए जा रहे हैं, लेकिन इंडस्ट्री डेफिनेटली इफेक्ट बहुत ज्यादा होगी। और 2 लाख लोग काम करते हैं डायरेक्टली, पीवीआर में नहीं, टोटल सिनेमा 9,000 स्क्रीन्स के अंदर, और वो काफी इम्पैक्टेड है इस वक्त। और अराउंड 11,000 का बिजनेस है, 11,000 करोड़ का सिर्फ फिल्म एग्जीबिशन का। OTT का 5,000 है, तो फिल्म इंडस्ट्री भी काफी इसके से इम्पैक्टेड होगी।
और रियल एस्टेट में जो रिटेल इंडस्ट्री है वो भी काफी इसमें इम्पैक्टेड होगी, बिकॉज हमारी इंटरडिपेंडेंस दोनों इंडस्ट्री पे है, रियल एस्टेट पे भी जो मॉल्स हैं और शॉपिंग सेंटर्स हैं और रिटेल बिजनेस है और फिल्म इंडस्ट्री भी, तो दोनों के अंदर काफी इम्पैक्ट होगा और टाइम लगेगा इसको वापस आने के लिए, क्योंकि एज आई सेड हमारा फॉर्मेट ही ऐसा है जिसमें लोग कन्फाइंड स्पेसेस में हैं। लेकिन वर्ल्ड ओवर जब उन्होंने काफी सर्वेस किए, पीपल इंडिया की स्पेशली एक बहुत ज्यादा कंज्यूमर्स की डिजायर होती है बाहर जाना, एंटरटेन करना, वी आर नॉट मेड अप टू स्टे एट होम। तो जितने सर्वेज अभी किए गए हैं, लोग चाहते हैं बाहर जाएं। ऑफ कोर्स सेफ्टी सिक्योरिटी इज एन इशू, बट दे वांट टू सी न्यू मूवीज, but they want to also go out and entertain themselves. I don't think they are made out to just be inside their homes. So I think in the long term, when some medicine comes, vaccine comes, and slowly the curve is flattened and we've got it under control the way the government is taking steps, I think this will bounce back, but it will take time. ये बहुत जल्दी bounce back नहीं करेगा, इसको 3 से 6 महीने लग जाएंगे जब तक ये सारा दोबारा बाउंस बैक करता है ये बिजनेस। बिल्कुल, मुझे लगता है कि जितने लोग अभी पैनल में सब बड़े ध्यान से सुन रहे थे, क्योंकि आपने सही में वाकई कहा, हिंदुस्तानियों की हमेशा ये मिजाज में शामिल है कि हमें घूमना फिरना, जाकर मूवी देखना बड़ा पसंद आता है, और लेकिन हर कोई अभी बलिदान करने को तैयार है क्योंकि सभी को पता है कितना बड़ा खतरा है। बीच में आपने, अगर मैंने सही सुना तो आप कह रहे थे कि कुछ ऐसे प्लान्स बनाए जा सकते हैं लॉन्ग टर्म आने वाले वक्त में, अगर परिस्थिति कोरोना ग्राफ नियंत्रण में आता है तो कैसे सोशल डिस्टेंसिंग करते हुए कुछ सीट्स छोड़कर कुछ को सिर्फ खोला जाए, कम बुकिंग की जाए। क्या इस तरह की कोई अभी से ही स्ट्रैटेजी या फिर प्लान पर आप लोग सोच रहे हैं? हाँ जी, एक ग्लोबल सिनेमा फेडरेशन के हम मेंबर्स हैं और हमने काफी गाइडलाइंस बनाई हैं। बेसिकली बॉक्स ऑफिस की तो जरूरत है ही नहीं, बिकॉज आजकल टेक्नोलॉजी काफी यूज हो रही है, तो QR कोड पे लोगों को टिकट पता लग जाता है, तो बॉक्स ऑफिस में जाने की जरूरत नहीं है। सेफ्टी सिक्योरिटी जो है हमारी, उसके लिए हमें ऑब्वियसली फिर भी देखना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा, लेकिन वहां सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखेंगे, कम से कम 6 फुट का डिफरेंस रखेंगे और सिर्फ DFMDs को यूज करेंगे। पॉपकॉर्न पेप्सी के लिए वेंडिंग मशीन्स आ सकती हैं, वो ट्राई करेंगे, वहां पर भी हम निशान बनाएंगे देखने के लिए कि डिस्टेंसिंग हो। अपने जितने हमारे एम्प्लॉइज हैं, स्पेशली आफ्टर दिस इंसिडेंट दैट यू स्पोक अबाउट अर्लियर, वी आर गोइंग टू मेक श्योर दे आर ऑल टेस्टेड रेगुलरली and some badge is given to them so that the customers don't feel uncomfortable जब वो डील कर रहे हैं हमारे एम्प्लॉइज के साथ। और ऑडिटोरियम के अंदर फाइनली वी विल हैव टू लीव 1 row or 1 seat to make sure that people are feeling comfortable. I think mentally customers को comfortable feel करना हमारा बहुत जरूरी एक मकसद होगा और जो हम करेंगे। लेकिन as I said, this is only 3 to 6 month phenomena. Once the medicine comes out, vaccine comes out, the curve is flattened and we have controlled this disease, then naturally Indian people love to go out and watch movies. 1500 films get made every year, and मुझे लगता है कि bounce back कर जाएगी industry, but some support will be needing from the government, very decisive support, the way they have closed down the cinemas like that. Some economic relief packages will be needed to make sure that the cinema industry revives. बिल्कुल, इंडस्ट्री से जो सबसे बड़ी आवाजें हैं आप उनको सुन रहे हैं, और अजय बिजली जिन्होंने इस पूरी इंडस्ट्री को लीड किया है, वो अपनी तरफ से कहते हुए कि कुछ ऐसी लॉन्ग टर्म रणनीति बनाई जा रही है कि क्या सिनेमा हॉल में भी सोशल डिस्टेंसिंग रखकर हम फिल्म देख सकते हैं, क्या वहां पर भी जो बाहर में फूड के आउटलेट्स, खाने के आउटलेट्स होते हैं, वहां पर भी सोशल डिस्टेंसिंग हो, जैसा हम किराने की दुकान पर देख रहे हैं। इतना तो तय है कि इंसान, इंसानी मिजाज, इंसान के जीने के तरीके, सब में कोरोना के बाद बहुत बड़ा बदलाव आएगा। और महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही कि आज जो ये पिज्जा डिलीवरी बॉय के साथ हुए कोरोना संक्रमण के बाद एक चुनौती आई है, उसको देखकर ही इंडस्ट्री में तमाम लोगों को अब आगे सोचना होगा। अब हमारे साथ आइए आपको लिए चलते हैं रितेश अग्रवाल, दीप कालरा। रितेश, युवा क्षेत्र में, युवा इंडस्ट्री में आप एक सकते हैं पहचान है एक तरह से, आप इंडस्ट्री में जिसने अपने बलबूते एक पूरे सेक्टर को खड़ा किया, जिसमें कैसे मीडियम कॉस्ट में लोग होटल्स बुक करके दूसरे शहरों में रह सकते हैं। आप फाउंडर हैं ओयो रूम्स के, और इसीलिए मेरा आपसे सवाल है, सबसे पहले तो आपकी पूरी इंडस्ट्री को, क्षेत्र को कैसा धक्का लगा है इससे? पूरे भारत के अगर हम इस वक्त की अर्थव्यवस्था को देखें तो किस तरफ जाता हुआ आप देख रहे हैं, और आप किस तरह की प्लानिंग अभी से बना रहे हैं अगर आने वाले वक्त में परिस्थितियां जरा सा भी नियंत्रण में आती हैं? रितेश। बिल्कुल अंजना जी, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे शो में बुलाने के लिए। हमारे लिए सबसे जरूरत पूर्ण जो चीज है वो है लोगों की जानें,
जिसके कारण जो लॉकडाउन सबसे पहले हुआ उसका पूरा हमारा CII टूरिज्म बोर्ड और हमारी कंपनी पूरी तरह से स्वागत करती है, बिकॉज उसी कारण से अभी तक जो है कर्व फ्लैट रहा है। जैसे कि आपने बताया, सारी दुनिया में बड़े से बड़े देश जहाँ का हेल्थ सिस्टम बहुत स्ट्रांग है, जहाँ पे सेफ्टी सिक्योरिटी बड़ी अच्छी है, वहाँ पे लाखों में केसेस बढ़ रही हैं और वो दिन दूर नहीं जब वो टेंस ऑफ लैक्स में जा सकती हैं। तो उस कारण से लॉकडाउन का डिसीजन बिल्कुल सही है। दूसरा, जो कि हमारे हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में, जैसा कि आपने कहा कि पिछले 10 साल में जैसे लोगों का ट्रैवल और टूरिज्म मीडियम कॉस्ट में ट्रैवल करने का लोगों का शौक बढ़ा, उससे काफी युवा भी इस बिजनेस में आए। उस कारण से पिछले कुछ सालों में लाखों छोटे छोटे बिजनेसेस, चाहे वो छोटा होटल चलाएं, चाहे छोटा गेस्ट हाउस चलाएं या छोटा मोटेल चलाएं, वो लोग बिजनेस में आए हैं। इन सबका आज के दिन में ऑक्यूपेंसी 10%, 20%, 15%, 0%, 5%, और इसमें बहुत बड़ा स्केल होटल्स बंद हो चुके हैं। पर उसमें भी इंडस्ट्री ने सबसे पहले अपना हार नहीं कबूल किया। सबसे पहले इंडस्ट्री ने कहा कि हम लोग कैसे कोरोना से लड़ने के लिए हम लोग साथ में मिलकर के आगे आ सकते हैं। तो हमारी कमेटी में भी हम लोग कई बार डिस्कस करते आए हैं। मैं कल ही एक हमारे पार्टनर के बारे में बात कर रहा था जिनका नाम है तुषार जाधव, जो नासिक में है। उनकी एक छोटी सी होटल है और उन्होंने मुफ्त का हर रोज 400 से 500 लोगों का खाना जो डेली वेज लेबरर्स हैं उनको मुफ्त में प्रोवाइड कर रहे हैं। और उनके होटल में जो स्टाफ है, उनके सारे स्टाफ की तनख्वाह उन्होंने महीने की शुरुआत में एडवांस में प्रोवाइड कर दी। इस तरीके से हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री सामने आई है सपोर्ट करने के लिए इस पूरे इकोसिस्टम को। हालांकि उसी के साथ साथ हमारी इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ा रिस्क है कि क्योंकि इतने सारे अनऑर्गेनाइज्ड लोगों की नौकरियां हमारी सेक्टर से जुड़ी हुई हैं, इन्हें किसी ना किसी तरीके से, चाहे वो सॉफ्ट लोन्स हो, चाहे वो टैक्स वेवर्स हो, उस तरीके से हमें सपोर्ट करना पड़ेगा, जिससे कि जब दुनिया वापस आए तब ये लोग साथ में खड़े होकर जितनी एग्रेशन से ये लोग कोरोना से लड़ने से मदद कर रहे हैं, उसी तरीके से जब दुनिया वापस से ट्रैवल करे, जब दुनिया वापस से खुशियां मनाए दूसरे शहरों में जाने के लिए, तब ये उसी खुशी से उन्हें सर्व कर पाए। मेरा बस वही सोच रहेगा। आखिरी में जब पूरे सिचुएशन के अंदर में जब दुनिया वापस खुलेगी, जैसा कि कहा गया कि जब कंपनीज वापस खुलेंगी, उन्हीं के एरिया में या उन्हीं जगहों में उन्हें रहने का जगह देना पड़ेगा और क्वारंटाइन सेंटर्स एनेबल करनी पड़ेगी। इन समय में हमारी कमेटी ने बहुत सारे थॉट्स और सजेशंस और गाइडलाइंस बनाए हैं, जिससे कि सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजेशन सही तरीके से हो सके, चाहे वो चेक इन का जगह हो, चाहे कस्टमर्स को मास्क देना हो, चाहे रूम की सैनिटाइजेशन हो, हर लेवल पर, जिससे कि कस्टमर्स के दिमाग में जो वो डर पैदा होता है उसे कम से कम कर जा सके। बिल्कुल। मेक माई ट्रिप के दीप कालरा हमारे साथ फाउंडर हैं, जो कि CII नेशनल कमेटी ऑन टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी में वो भी है। दीप जी, मैं आपसे ये समझना चाहती हूँ, क्योंकि सबसे ज्यादा इफेक्ट, हालांकि एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि वुहान से चीन के अन्य हिस्सों में, वुहान जो कि कोरोना सेंटर है चाइना में, वुहान से चीन के अन्य जगहों पर उन्होंने तमाम डोमेस्टिक फ्लाइट्स 23 जनवरी को रोक दी थी, लेकिन इंटरनेशनल फ्लाइट्स चाइना से हर जगह जाती रहीं। सिर्फ अमेरिका में 4 लाख से ज्यादा लोग चीन से गए थे। आज अमेरिका में 6.5 लाख लोग संक्रमित हैं, 30,000 की मौत हुई है। लेकिन इन सब के बाद विश्व में ऐसा भय और डर जागा कि इंटरनेशनल ट्रैवल पूरी तरह से रुक चुका है, डोमेस्टिक ट्रैवल भी हमने रोका है। पूरी कोशिश यही है कि कैसे से नियंत्रित किया जाए, जो जहां पर है वहीं पर रहे, अगर कोई पॉजिटिव है उसका ट्रीटमेंट हो। लेकिन आपकी इंडस्ट्री पर क्या प्रभाव पड़ा है और आने वाले वक्त में आप क्या स्ट्रैटेजी देख रहे हैं? धन्यवाद अंजना जी। हमारी इंडस्ट्री जो ट्रैवल की इंडस्ट्री है वो 1.5 लाख करोड़ रुपया हर साल देती है, तो काफ़ी बड़ी इंडस्ट्री है। और जैसे अजय ने कहा कि सिनेमाज पहले हिट हुए और लास्ट में खुलेंगे, मैं जैसे कहना चाहता हूं कि सिनेमाज के बाद ही शायद ट्रैवल और टूरिज्म खुलेगा, क्योंकि वही लोग जो हैं जो ट्रैवल करेंगे जिनको करना पड़ेगा बिजनेस के तौर से। जो हम अपना डिस्क्रिशनरी ट्रैवल या लीजर ट्रैवल कहते हैं, छुट्टी पे जाना, वो तो अभी काफ़ी दूर है और खुलने के लिए काफ़ी टाइम लगेगा। लोगों में कॉन्फिडेंस चाहिए होगा कि मैं जा सकता हूँ, मैं प्लेन में जा सकता हूँ, ट्रेन में जा सकता हूँ, होटल में रह सकता हूँ। और वो जो पूरा कॉन्फिडेंस तो ये तभी आएगा जब कोई वैक्सीन होगा। उससे पहले ये पूरा कॉन्फिडेंस आना मुश्किल ही लग रहा है। और
इसके दरमियान जो इंडस्ट्री में जो इतनी हिट हुई है, इतना इफेक्ट हुआ है, इस इंडस्ट्री को ज़रूरत है बहुत ही एक योजना की, एक स्कीम की, जिससे सहयोग मिले गवर्नमेंट से, क्योंकि इसमें बहुत लोग हैं। 9 लाख से ज़्यादा इसकी छोटी कंपनीज हैं, इसमें SME कहते हैं या MSME, और 4 करोड़ से ज़्यादा लोग इसमें काम करते हैं। अगर इन लोगों को कुछ देर तक इन बिजनेसेस को नहीं मिला कुछ भी रेवेन्यू, तो ये लोग सड़क पे आ जाएंगे और बहुत मुश्किल होगी इंडस्ट्री में। तो हमने काफ़ी CII के थ्रू काफ़ी हमने गवर्नमेंट से, मिनिस्टर्स से काफ़ी हमारी मीटिंग हुई है। लोगों ने सारे हमारे पॉइंट्स सुने हैं कि किस किस्म के टैक्स बेनिफिट मिल सकते हैं, या सॉफ्ट लोन मिल सकते हैं बैंक से, या आगे जाके रिबेट भी मिल सकता है, छूट मिल सकती है अगर कोई डोमेस्टिक टूरिज्म पे खर्चा करेगा, क्योंकि डोमेस्टिक टूरिज्म हमें अब बढ़ाना पड़ेगा, और अगर कोई खर्चा करेगा तो पूरा टैक्स रिबेट भी मिल सकता है। तो हमें पूरा कॉन्फिडेंस है कि कुछ मिलेगा गवर्नमेंट से। सबको यही इसकी मतलब वेट है कि कुछ बढ़िया अनाउंस होगा पूरे इंडस्ट्री के लिए, जिससे फ़ायदा होगा, और ये इंडस्ट्री, ये पूरा जो मुश्किल समय है, इसको हम तय कर पाएंगे। बिल्कुल। अब मैं सीधे चलना चाहती हूँ अर्जुन शर्मा जी के पास, जो कि चेयरमैन है सेलेक्ट ग्रुप के। क्या होता हुआ देख रहे हैं सर, क्योंकि अर्जुन जी बहुत बड़ी चुनौती लगती है, और मुझे लगता है कि अजय बिजली जी की पूरी जो बिजनेस स्ट्रैटेजी है वो आप पर काफी डिपेंड करेगी कि मॉल्स को लेकर किस तरह की खुलने का, क्योंकि ज्यादातर उनके जो सिनेमा हॉल्स हैं अलग अलग जगहों पर, मॉल्स पर क्या होता हुआ देख रहे हैं, क्योंकि हिंदुस्तानियों का फेवरेट वीकेंड अब तो छोटे शहरों में भी मॉल्स में ही सबसे ज्यादा वो रुक करते थे। उनका सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट आप कह लीजिए एक तरह से परिवारों के लिए था, मध्य वर्गीय हो, किसी के लिए भी हो, वहां पर भी बहुत ज्यादा असर हुआ है। कैसे देख रहे हैं? थैंक यू अंजना जी। पहले तो जैसे प्रीवियस स्पीकर्स ने कहा, हम सब सरकार के साथ, प्रधानमंत्री के साथ हैं। जो ये लॉकडाउन हुआ है, ये एक ही तरीका था कि इस देश में आज कम से कम प्रॉब्लम हुई है। प्रॉब्लम है, बट आप कंपेयर करें जो अमेरिका में है, जो यूरोप में है, उससे हम बहुत ही कम हैं। सो रियली थैंक टू द गवर्नमेंट, थैंक टू द प्रधानमंत्री। जो शॉपिंग मॉल्स हैं, रफली शॉपिंग सेंटर एसोसिएशन के हिसाब से हमारे कुछ 600 मॉल हैं इंडिया के अंदर, एंड रफली एम्प्लॉय करते हैं व्हाट 1.2 मिलियन पीपल। ये अभी सारी इंडस्ट्री पूरी बंद है, रिटेल बंद है। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम हमको सारे रिटेलर्स से भी बात चल रही है कि जो एसेंशियल चीज़ें हैं वो खुली हुई हैं, लाइक फॉर एग्जांपल ग्रोसरी दुकानें हैं या मेडिकल स्टोर हैं, वो हमने खोल के रखे हुए हैं। अब हमको गवर्नमेंट से ये बातचीत चल रही है, क्योंकि जो ये मॉल्स हैं ये काफ़ी सुरक्षित हैं, इन द सेंस कि यहाँ पे हम सोशल डिस्टेंसिंग कर सकते हैं, हम यहाँ पे कैरिंग कैपेसिटी को देख सकते हैं कि भाई कितने लोगों को अंदर लाया जाए, सब मास्क से आए, सब स्टाफ हमारे और गेस्ट भी मास्क पहने, और इस तरह से स्लोली करके ये जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो गवर्नमेंट को सोचना पड़ेगा, खोलना पड़ेगा, बिकॉज इसी तरह से जॉब्स क्रिएट होंगी वापस, और जो ये लोग हर इंडस्ट्री में रोड पे आने वाले हैं उस तरह से हम उनको बचा सकते हैं। तो ये शॉपिंग मॉल्स want to work with the government, they want to work with every retailer to slowly bring back the clients to some sort of an economic activity. अभी तो सैर सपाटा की दूर की बात है, बट अभी तो जो लोगों को जरूरी काम है, लाइक अभी हमको फोन आते हैं कि जी मोबाइल दुकान खुल गई है, नहीं खुली है, आपके पास कुछ थोड़े से वाइट गुड्स की हमको जरूरत है, टोस्टर खराब हो गए हैं। सो ऑल काइंड्स ऑफ कस्टमर्स आर वेटिंग ऑन द साइड लाइन्स कि वो कुछ करें। मैं एक और इंडस्ट्री के बारे में बात करना चाहता हूं जो दीप जी ने कहा, वो है ट्रैवल एंड टूरिज्म, और ये बहुत ही प्रॉब्लम इंडस्ट्री है जी। इसमें सबसे छोटे 95% ऑफ द इंडस्ट्री इज स्मॉल स्केल, और छोटे ट्रैवल एजेंट हैं, छोटे टूर ऑपरेटर हैं, आर्टिजन्स हैं, दुकानदार हैं, वो जो सब इफेक्टेड हैं। और ये इंडस्ट्री, सिनेमा हॉल्स की बात तो बिल्कुल ही खुलेगी, उसके पहले नहीं खुल सकती है, बिकॉज कोई भी पर्यटन डोमेस्टिक हो या इंटरनेशनल हो नहीं चाहेगा। तो इसीलिए हमारी भारत सरकार से बहुत ही विनती है, हमारी अपील प्राइम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर के पास ऑलरेडी पहुंची हुई है कि हमको कुछ हमारे इंडस्ट्री में डायरेक्ट ट्रांसफर फॉर सर्टेन काइंड ऑफ पीपल, जो लेट्स से 25,000 या 30,000 की सैलरी से कम के लोग हैं, उनके लिए हमको मदद चाहिए, अदरवाइज millions of people will be on the roads. So ये हमारी अपील है, and we want to work with the government to bring back safety, health and the economy together.
बिल्कुल। अजय बिजली जी, मुझे लगता है एक बहुत बड़ी चुनौती ये भी होगी, जिसका आपने खुद भी जिक्र किया था, कि लोगों का विश्वास हम कैसे, क्योंकि एक मन में लोगों के भय है, जिस तरह से आपने खुद ही बताया, कन्फाइंड स्पेसेस है, सिनेमा हॉल्स, मॉल्स हैं, उनकी जैसा कंस्ट्रक्शन है, सेंट्रल एयर कंडीशनिंग है, ऐसे में संक्रमण फैलने का बहुत ज्यादा डर लोगों के मन में होगा। 100% कंप्लायंस, इससे कम में आप नहीं, क्योंकि अब जैसा मैंने भी बताया कि कैसे एक पिज्जा डिलीवरी बॉय की वजह से 2 इलाके, मालवीय नगर का बहुत बड़ा हिस्सा अब हॉटस्पॉट की तरह सील कर दिया गया है। तो एक छोटी सी भूल कैसे एक बहुत बड़े ट्रॉमा में रिजल्ट कर सकती है एक पूरे एरिया के लिए, उसका बहुत 100% कंप्लायंस चाहिए होगा ताकि फिर से विश्वास जीत पाए। मिस्टर बिजली। एब्सोल्युटली, नो डाउट अबाउट इट। जैसे मैंने पहले भी कहा कि एक ग्लोबल सिनेमा फेडरेशन है और पूरे दुनिया में इस वक्त सिनेमाज बंद है, पूरी इंडस्ट्री इफेक्टेड है, तो काफी नोट्स शेयर किए जा रहे हैं, टेक्नोलॉजी काफी यूज हो रही है, यूज होगी आगे जाके, जिससे एक ऐसा माहौल बनाएंगे सिनेमा के अंदर कि लोगों को बिल्कुल भी कोई भी डर ना हो। बट जैसे मैंने बोला, इसको टाइम लगेगा, एकदम नहीं होगा ये कि लोग एकदम आने शुरू हो जाएंगे। सिर्फ नई पिक्चरें एक भी जरूरी हैं, लेकिन फिर भी इतनी जल्दी लोगों का जो भय है वो खत्म नहीं होगा। लेकिन मुझे फिर भी ह्यूमैनिटी पे बहुत बिलीफ है, अपने इंडियन कंज्यूमर पे बहुत बिलीफ है कि लोग दोबारा जरूर आएंगे, और बिकॉज ह्यूमन बीइंग्स आर नॉट हार्ड वायर्ड टू स्टे एट होम, दे हैव टू गो आउट, दे हैव टू सोशलाइज। और हमारी जो इंडियन कंज्यूमर है, सो 3 से 6 महीने का इफेक्ट जरूर होगा, और उस दौरान हम बहुत ट्राई करेंगे, जितना कर सकते हैं, वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स, बेस्ट स्टैंडर्ड्स जो भी हैं, देखने के लिए कि लोग बिल्कुल किसी तरीके से भी उनको कोई ऐसा ना लगे कि उनको कोई कंटामिनेशन हो जाए। अर्जुन was in my school only, so my cinemas are with Arjun. We'll work with Arjun and other developers to make sure that we are in it together. Temperature checking, face masks, gloves, everything possible, so that people feel very, very safe, because lives are much more important to us than anything else. There's no question about it, and we will play our role in that to make sure that people really feel very, very comfortable. प्रधानमंत्री ने भी कहा था कि हमारी अर्थव्यवस्था को नुकसान हो रहा है, लेकिन ये इंसानी जिंदगियों से बड़ा नहीं है। हमारे लिए इंसानों की जिंदगी ज्यादा महत्वपूर्ण है। कई पश्चिमी देशों ने ऐसी गलती की और अब वो भुगत रहे हैं। एक तरफ लॉकडाउन भी एनफोर्स करना पड़ रहा है और हजारों मौत भी हो रही हैं, दोनों उनको अब झेलना पड़ रहा है। भारत की जनसंख्या को देखते हुए इस तरह का कदम बहुत जरूरी था वक्त रहते। लेकिन अब मिस्टर जैन, मेरा सवाल आपसे यह है कि ये जो चैलेंज है होम डिलीवरी का, ये आने वाले दिनों में और भी बढ़ेगा, क्योंकि कई सारी इंडस्ट्रीज हैं और कई सारे रेस्टोरेंट्स को भी खाने वगैरह की चीजों के लिए होम डिलीवरी डायरेक्टली करने की इजाजत मिल रही है। इसका अर्थ ये है कि अब ये पूरा प्लेटफॉर्म जो है वो और भी खुलेगा 20 अप्रैल के बाद, तो ये चुनौती बहुत बड़ी रहेगी। और मुझे लगता है यहां पर 100% कंप्लायंस इंश्योर करना बहुत जरूरी होगा अगर हम लॉकडाउन को बेमानी और नाकाम नहीं करना चाहते हैं तो, वरना 1-2 ऐसी भूल के जरिए ही बड़ी लापरवाही हो जाएगी। मिस्टर जैन। देखिए, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। तो अभी मैं अगर जैसे बोलता हूँ, जैसे जो हमारा मॉडल है बिग बाजार, उसके अंदर हमारी जो मेजोरिटी ऑफ जो सेल आती है वो आती है, कस्टमर आते हैं हमारे यहाँ, शॉप करते हैं, उनको सर्व करते हैं। बट अभी जो करंट सिनारियो है उसके अंदर हम लोगों ने अपना जो होम डिलीवरी बिजनेस है वो काफी गुना मल्टीप्लाई कर लिया है। एक इवन जो हम लोग ऐप भी लॉन्च करने वाले थे पहले, वो अभी इसी दौरान लॉन्च हो गया हमारे यहाँ पे। तो अभी कस्टमर चाहे तो ऑनलाइन जाके ऑर्डर भी दे सकता है और हम लोग उनको सर्व कर सकते हैं। जो आपने अपॉर्चुनिटी की बात की, आई थिंक ऑलरेडी जहाँ पे होम डिलीवरी की सुविधाएं चाहिए, ऑलरेडी जो सर्विस प्रोवाइडर है, आई थिंक काफी बिजनेस मल्टीप्लाई हुआ है। बट इसके साथ मैं फिर भी एक चीज फिर बोलूंगा कि आज अगर हम लोग जिस तरह से हमारे यहाँ पे कंजम्पशन हो रहा था, हार्डली जो होम डिलीवरी मॉडल है, शायद मेरे पास कोई सही आंकड़ा नहीं है अभी सामने में, बट फिर भी नॉट मोर देन 1% ऑफ द टोटल कंजम्पशन शायद होम डिलीवरी से सर्व हो रहा होगा। बट सडनली हम लोग चाहें कि पूरा का पूरा होम डिलीवरी पे मूव कर जाए तो शायद वो भी पॉसिबल नहीं है। तो कहीं ना कहीं अपने को मिडवे सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। एक तो ऑब्वियसली जो मैं बोला कि अभी ऑनलाइन ऐप लॉन्च कर दिया है, जहाँ जितना फोन पे या जो कॉल लेके या हमारे जो अमेजोन से जो टाई अप है वहाँ से भी हम लोग होम डिलीवरी कर रहे हैं। बट उसके साथ में मेरे हिसाब से जहाँ पे हॉटस्पॉट नहीं है या इवन जहाँ हॉटस्पॉट भी है, कहीं ना कहीं एक सिस्टमेटिक शायद डिसिप्लिन तरीके से हम लोगों को एक लिमिटेड आवर्स के अंदर में कस्टमर को अलाउ करना पड़ेगा, सो दैट जाके वो लोग अपना शॉपिंग करें, बेसिक नीड लेके आए। ये एक ध्यान में रखना बहुत जरूरी है।
तो दोनों ही चैनल को हमको एक साथ में रखना पड़ेगा। और जैसा कि अभी अर्जुन जी ने बोला कि मॉल एनीवे बहुत ज़्यादा सिक्योर्ड है, वहाँ पे ऑलरेडी कंप्लायंस प्रोसेस वगैरह बहुत एडियरेंस वगैरह रहता है, सो मेरे हिसाब से ज़्यादा सिक्योर्ड प्लेस है, तो उसकी तरफ गवर्नमेंट को एक बार देखना चाहिए। जी मैं जल्दी रितेश अग्रवाल और दीप कालरा जी आपसे एक सवाल लेना चाहती हूँ। रितेश, आपके साथ शुरू करते हुए, देखिए असाधारण वक्त पर असाधारण कदम और बदलाव करने की जरूरत होती है। जो वक्त के हिसाब से बदल जाता है वो सर्वाइव कर जाता है, नहीं तो मुश्किलें आती है। मैं इसलिए ये सब कुछ भूमिका बना रही हूं क्योंकि कॉन्टैक्ट लेस सर्विसेज, मतलब कोई भी अगर आप किसी को सर्विस दे रहे हैं, कांटेक्ट को कैसे आप ह्यूमन टू ह्यूमन कांटेक्ट को कैसे आप बिल्कुल नेगेटिव की तरह, जीरो की तरफ ले जाएं, ये हर इंडस्ट्री में अब चैलेंज बनकर उभरने वाला है आने वाले वक्त में। जो इसको साध पाएगा वो सर्वाइव कर पाएगा। क्या मैं सही नहीं कह रही? बिल्कुल अंजना जी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। और मेरे हिसाब से आज जो भारत देश का युवा है, भारत सारी दुनिया में आप एक तरीके से देखें तो अमॉन्ग द यंगेस्ट कंट्री में आता है। मुझे लगता है भारतीय युवा के लिए भी ये बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि दुनिया की जो सबसे अच्छी नई बिजनेसेस शुरू होती हैं युवा एंटरप्रेन्योर से, वो मुश्किल समय में शुरू होती हैं, चाहे वो 2008 का रिसेशन हो, चाहे वो दूसरे इकोनॉमिक शॉक्स हो। तो मुझे लगता है आज के दिन में जो भी नया एंटरप्रेन्योर अपने बिजनेस को आफ्टर कोरोना के दौर पे अपने बिजनेस को तैयार करेगा, उसकी सक्सेस की संभावनाएं बहुत ज्यादा है। और हमारी इंडस्ट्री में भी टेक्नोलॉजी, कॉन्टैक्टलेस चेक इन, कॉन्टैक्टलेस क्लीनिंग ऑफ रूम्स, ये सारी चीजों के ऊपर में काफी सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट होने वाली है हमारे हिसाब से। बिल्कुल, और वही रास्ता भी निकलेगा। दीप कालरा, अगर मैं सही हूं तो आपका काफी योगदान रहा है आरोग्य सेतु में, जिसके जरिए डिजिटली मैपिंग हो रही है और लोग अपना स्टेटस देख सकते हैं कि वो कोरोना के नजरिए से हेल्दी है या नहीं है, जो ग्रीन जोन, ऑरेंज जोन। मैं चाह रही थी एक बार वही सवाल का जवाब आप भी दें कि इस आपकी इंडस्ट्री में कैसे आप ये कॉन्टैक्ट लेस की तरफ बढ़ सकते हैं, क्योंकि ट्रैवल है, फ्लाइट है, सीट्स करीब है, प्लेन्स है, ये सब डिपेंड करता है। लेकिन सोचना पड़ेगा क्योंकि ये 15 दिन बाद हम लॉकडाउन के जरिए सिर्फ शायद आगे पुश कर रहे हैं, जब तक वैक्सीन ना हो उसमें भी अभी 1 से 1.5 साल लग सकता है, तो आगे के लिए स्ट्रैटेजाइज करना ही होगा। मैं दोनों पर आपका कमेंट चाह रही थी। मिस्टर दीप। बिल्कुल ठीक फरमाया अंजना जी। हमें वो बिजनेस जो कहते हैं ना, री इमेजिन करना पड़ेगा। इसका मतलब है फिर से कल्पना करना पड़ेगा कि पोस्ट कोविड बिजनेस कैसा होगा, और हर जगह जहां अभी ह्यूमन कांटेक्ट बहुत था वो बिना कांटेक्ट के कैसे कर पाएंगे। तो ऑनलाइन बिजनेसेस जैसे हम चलाते हैं वो तो ठीक है, आप टिकट बेच सकते हैं, होटल रिजर्वेशन दे सकते हैं, पर उसके बाद आफ्टर ऑल किसी ने वहां जाना है, एयरलाइन में जाना है या होटल में जाना है, तो जैसे रितेश ने कहा ऐसे हमें सोचना पड़ेगा कि होटल में कैसे होगा। मुझे लगता है कि जो पहली चीज जो वापस आएगी वो होएगी ड्राइविंग हॉलिडेज। सबसे पहले लोग कहेंगे हम अपनी गाड़ी में सेफ हैं, हम अपनी गाड़ी में ड्राइव करके जाएंगे, चाहे हमें 6, 7, 10 घंटे जाना हो, 12 घंटे जाना हो, पर हम ड्राइव करके जाएंगे और ऐसी जगह रहेंगे जहाँ काफी वीराने में रह सकते हैं, या अलग से वहाँ रूम हो, कॉटेज हो, होम स्टे कहते हैं इनको आजकल, होम स्टे हो, या कुछ होटल फैले हुए होते हैं रिसोर्ट के तौर से, वहां जाके रहेंगे। मुझे लगता है कि वो पहली चीज होगी जो वापस आएगी, क्योंकि लोग चाहते भी हैं कि वो ट्रैवल करें, पर ये सारा टाइम नहीं चलता रहेगा। और जो आपने ऐप का जिक्र किया आरोग्य सेतु का, हम बहुत ही मतलब ऑनर्ड और प्रिविलेज हैं कि हमने गवर्नमेंट के साथ इस पे काम किया है और करते जा रहे हैं, और ये ऐप और भी बड़ा बना रहे हैं। 5.5 करोड़ लोग डाउनलोड कर चुके हैं। मैं सोचता हूँ इस ऐप के जरिए काफी लोग, अगर हम ये ऐप को यूज करें, इसके जरिए काफी लोग इसको एक पासपोर्ट के तौर से, एक ई पास के तौर से यूज कर सकते हैं एंट्री के लिए। चाहे आप मॉल की बात कर रहे हो या होटल की बात कर रहे हो या एयरलाइन की बात कर रहे हो। आजकल काफी RWA हमसे बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हम ये ऐप से RWA में एंट्री दिखा सकते हैं कुछ लोगों की। जरूर हो सकता है। तो जैसे और लोग ये ऐप को यूज करेंगे, 10 करोड़, 20 करोड़, 30 करोड़ लोग, उससे इसका ज्यादा फायदा होगा और सब लोग बिल्कुल दीप जी। हाँ, क्योंकि उसमें आपका स्टेटस दिख जाएगा कि आप कोरोना को लेकर आप हेल्दी हैं या फिर आप पर रिस्क है, वो अलग जोन है, या फिर आप पॉजिटिव हैं तो अलग जोन है। तो ये एक आप कह सकते हैं रेडी चेक है, जो कि कोई भी देख सकता है आपकी किसी भी एंट्री पॉइंट पे। एक ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, लेकिन अब आइए आपको दिखाते हैं हेलो ऐप की पेशकश।
जान जहान और जरूरी सामान आप देख रहे हैं। अर्जुन शर्मा जी, जल्दी जल्दी कंक्लूडिंग रिमार्क्स आपसे, क्या समझ में आ रहा है? अर्थव्यवस्था में क्या फिर से जान ला पाएंगे हम मिलके? जरूर मैडम, हिंदुस्तान में ये वी हैव अ नेवर डाई एटीट्यूड, और जब जहां जान है तो जहान है। एंड इट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इट इज अबाउट सर्वाइवल, इट इज अबाउट मेकिंग श्योर कि जो इंडस्ट्रीज हैं वो चलें, शुरू करें। एंड हम सरकार के साथ काम करना चाहते हैं, उन्हीं के साथ मिलके कंधे से कंधे करके जो हम छोटी सी इकोनॉमिक एक्टिविटी शुरू करना चाहते हैं, उसी तरह से रोजगारी होएगी, सेफ्टी होएगी। एंड आई थिंक शॉपिंग सेंटर्स विल बी वेरी हैप्पी टू वर्क। एक हमने नया वर्ड कॉइन किया है, सुरक्षा मॉल्स। हम सारे 600 मॉल्स अब तैयार हैं इनको करने के लिए कि हम सुरक्षा मॉल चलाएंगे, पूरी सेफ्टी से चलाएंगे, विद कैरिंग कैपेसिटी, सोशल डिस्टेंसिंग। इसी तरह से सरकार के साथ काम करना चाहते हैं। सुरक्षा मॉल्स इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। जल्दी से एक कमेंट आपसे मिस्टर बिजली। सुरक्षा सिनेमा। हाँ, सुरक्षा सिनेमा। और सिर्फ एक ही इस पैनल पे मैं ये जरूर बोलना चाहता हूँ इस फोरम के अंदर के गवर्नमेंट से अगर सपोर्ट मिल जाए, बिकॉज ये काफी एक हमें टाइम लगेगा टू कम बैक इनटू लाइफ, एंड इवन द इंडस्ट्री नीड्स अ वेंटिलेटर। सो बहुत गवर्नमेंट्स ने वेज सब्सिडीज दी है, जीएसटी डेफरमेंट दी है और सॉफ्ट लोन्स दिए हैं। तो जिस डिसाइसिवनेस से गवर्नमेंट ने बंद किया है सब कुछ और लाइव्स को प्रोटेक्ट किया है, उसी तरीके से अगर कुछ एंग्जाइटी हम सबकी कम हो जाएगी, अगर कुछ हमको रिलीफ और बेनिफिट मिल जाए, बिकॉज ये काफी एक इम्पॉर्टेंट स्टेपल डाइट है लोगों की फिल्म देखने जाना। और जैसे मैंने कहा कि दो इंडस्ट्रीज इस पर बहुत, अर्जुन की इंडस्ट्री, रियल एस्टेट एंड मॉल्स और फिल्म इंडस्ट्री दोनों डिपेंडेंट है। तो कुछ अगर रिलीफ पैकेज मिल जाए तो 6 महीने के लिए तो बहुत अच्छा हो जाए। बहुत धन्यवाद आप सभी का। रितेश अग्रवाल, दीप कालरा, सिराज ए चौधरी, अर्जुन शर्मा, अजय बिजली साहब, विनीत जैन जी, ऐसे तमाम लोग जो बिजनेस जगत में बहुत प्रभावी रहे हैं, जगमगाए हैं आप बिजनेस जगत में। अभी जरूर जान पर बनाई है, लेकिन जान की बाजी लगाएंगे तो इसका मुकाबला भी कर पाएंगे। आप सभी का बहुत धन्यवाद। देखते रहिए आज तक। जान जहान और जरूरी सामान। लॉकडाउन 2 में जिंदगी की इसी कश्मकश पर आप देख रहे थे हल्ला बोल। देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।